Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में, लेकिन उसके पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना। राव अकेडमी लेकर आया है कंप्लीट एमपीपीएससी प्रीलिम्स कम्स मेंस एमपीजीके का मॉड्यूल, जिसमें आपको नए सिलेबस के अनुसार इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति, जनजातियों जैसी विभिन्न चीज़ों को पढ़ने मिलेगा। 120 घंटे से भी ज़्यादा की कक्षाएं होने वाली हैं, जो आपके आगे आने वाले प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्ञानपीठ अवार्ड को लेकर। देखिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि सेलिब्रेटेड उर्दू पोएट, बॉलीवुड के राइटर या डायरेक्टर जिनकी हम बात कर रहे हैं, गुलजार साहब, जिनका नाम यूजुअली हम संपूर्ण सिंह कालरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। साथ ही इनके साथ आपको जो स्कॉलर हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, इन दोनों को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाएगा, जो कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरली ऑनर कहा जाता है। ज्ञानपीठ सिलेक्शन कमेटी ने अनाउंस कर दिया है, 58th एडिशन है ये इस अवार्ड का, जो कि एमिनेंट राइटिंग इंडियन लिटरेचर के क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड को डिटेल में समझने के पहले अगर हम बात कर लें कि इनके अचीवमेंट क्या रहे हैं, तो गुलजार साहब के अचीवमेंट की बात करें, जिन्हें हम संपूर्ण सिंह कालरा, पॉपुलरली जिन्हें गुलजार के नाम से जाना जाता है, रिस्पेक्टेड उर्दू पोएट हैं। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदी सिनेमा में। अगर हम बात करें, डायरेक्टर रहे हैं, राइटर रहे हैं। 1934 में इनका यहाँ पर जन्म हुआ था, और उसके बाद ही अगर हम देखें तो इनको बहुत सारे अचीवमेंट मिले हैं। चाहे आप साहित्य अकादमी अवार्ड की बात कर लें, उर्दू के लिए 2002 में, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2013 में, और पद्म भूषण 2004 से इनको सम्मानित किया गया था। ये अपने बहुत सारे डायरेक्टिंग क्लासिक जैसे कोशिश, परिछव, इज्जत, इन सारी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। साथ ही इनका एक लिटरेरी और पोएट्री वर्क है त्रिवेणी जेनर, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी समझ लिए क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है ऑस्कर और ग्रैमी विनिंग सॉन्ग्स जय हो, जो कि स्लम डॉग मिलीनियर से संबंधित था। बात करें अगर हम रामभद्राचार्य जी की, तो जगत गुरु रामभद्राचार्य हिंदू स्पिरिचुअल लीडर हैं, पॉलीग्लॉट फ्लुएंट हैं 22 लैंग्वेजेस में, राइटर हैं, 240 से भी ज़्यादा किताबें इन्होंने लिखी हुई हैं। साथ ही ये तुलसी पीठ जो है चित्रकूट में, जो कि मध्य प्रदेश में, उसके ये संस्थापक भी हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन प्लेस इनकी आपको देखने मिलेगी। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में, तो ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 के अंतर्गत आप देखेंगे तो एक 11 लाख रुपए का कैश प्राइज, और साथ ही वाघ देवी की एक प्रतिमा यहाँ पर दी जाती है। ये सेकंड टाइम हो रहा है जब ये अवार्ड यहाँ पर संस्कृत के क्षेत्र में दिया जा रहा है, और साथ ही 5वीं बार उर्दू के क्षेत्र में ये अवार्ड यहाँ पर दिया जा रहा है। बात करें ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में, तो समझ लीजिए इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल। ज्ञानपीठ अवार्ड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है भारत का, जिसको 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था भारतीय ज्ञानपीठ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। भारत की जितनी भी 22 इंपॉर्टेंट शेड्यूल लैंग्वेज हैं जिन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है, साथ ही साथ हम इंग्लिश की भी बात करें, जैसे 2013 में रिकॉग्नाइज किया जाने लगा है, इन सभी के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जो आउटस्टैंडिंग वर्क करता है उसको 11 लाख रुपए का एक अवार्ड, साथ ही इसके साथ ही एक ब्रॉन्ज रेप्लिका वाग्देवी सरस्वती जी की, जो कि गॉडेस ऑफ लर्निंग होती है, वो यहाँ पर प्रदान की जाती है। नॉमिनेशन की बात करें तो अलग अलग लिटरेरी एक्सपर्ट्स, टीचर, क्रिटिक, यूनिवर्सिटी, न्यूमरस लिटरेरी और लैंग्वेज एसोसिएशंस के द्वारा यहाँ पर इनके लिए नॉमिनेशंस भेजे जाते हैं। 1982 के पहले तक की अगर हम बात करें तो ये स्पेसिफिक कामों के लिए दिए जाते थे, लेकिन 1982 के बाद इसको यहाँ पर ऑथर्स को किसी भी तरीके के लिटरेचर कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाने लगा है। पहले ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो जी शंकरा कुरूप को 1965 में दिया गया था। इनकी कलेक्शन ऑफ पोएम था ओदा कुजल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर हम बात करें तो इसको बहुत सारे प्रोमिनेंट इंडियन सेलिब्रिटी राइटर्स को भी दिया गया है, जिसके अंतर्गत रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद जी, आर के नारायण, अरुंधति रॉय जैसे बड़े बड़े लोग आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 2018 में अमिताभ घोष इसके पहले इंग्लिश राइटर बन गए, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड से यहाँ पर नवाजा गया था। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात करते हैं जैसे जैसे जॉबलेसनेस हमारे देश में बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे एजुकेशन का
स्तर भी बढ़ता जा रहा है, ये बात की जा रही है। एक स्टडी यहाँ पर कंडक्ट की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ के द्वारा विद द कोलैबोरेशन विद रिसर्च फ्रॉम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और बिट्स पिलानी, साथ ही यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इन सभी के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कि इंडियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा मुद्दा है, विच इज़ दी जॉबलेसनेस। इस स्टडी को यहाँ पर इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स में पब्लिश किया गया था। यहाँ पर डेटा को एग्जामाइन किया गया। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डैशबोर्ड है जो कि 1983 से 2022-2021 तक का है, उसको आधार बनाकर ये पर्टिकुलर रिसर्च यहाँ पर कंडक्ट की गई है। बात करें अगर हम कंट्री में, तो इस समय एक स्टेगनेंट हमें एक मतलब एक जितनी भी ग्रोथ है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, वो हमें स्टेगनेंट देखने के लिए मिल रही है, विच मीन्स वीक एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है, स्लो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। विच मीन्स हम इसको कुछ इस तरीके से भी क्लासीफाई करते हैं कि 2004-05 से लेकर अगर हम 2018-19 की बात करें तो यहाँ पर एक जॉबलेस ग्रोथ हमें देखने के लिए मिली है, जहाँ इकोनॉमिक आउटपुट तो एक तरफ हमारा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वहीं अगर हम जॉब क्रिएशन की बात करें तो जॉब क्रिएशंस यहाँ पर नहीं हो रही हैं, जॉबलेस ग्रोथ यहाँ पर हो रही है, विच मीन्स लोगों के पास जॉब नहीं है बट ग्रोथ है। सो देयर वॉज ओनली अ माइनर रिबाउंड इन द एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटिंग द ऑनगोइंग चैलेंजेस इन द लेबर मार्केट। साथ ही इस स्टडी में यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर को कि वो मेजर एम्प्लॉयर है यूथ का, but notes that it contributes low value added to the overall economy, which is also a major question of concern कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूथ एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो रादर देन क्रिएटिंग मोर जॉब, इसमें आप देखेंगे नेट लेबर डिस्प्लेसमेंट आपको ज़्यादा देखने मिलेगा, विच मीन्स need not only focus on the quantity but also quality and decency of job is also plays very important role। साथ ही स्टडी में एक और चीज़ समझ में आ रही है कि जो प्रॉब्लम है लेबर मार्केट की, इसके अंदर है लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अनएम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी होते जाना। जैसे जैसे आपका एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा, जितनी हायर डिग्री आपके पास होगी उतना ही आप ऐसे जॉब्स को कम से कम करेंगे, मतलब आप उन्हीं जॉब्स को चाहेंगे जो आपकी डिग्री के इक्वलेंट देखने मिले। ये जो रिसर्च यहाँ पर की गई है, इन्होंने टारगेटेड पॉलिसी इंटरवेंशन की बात करी है कि भाई यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं स्पेशली विद द लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके लिए हमें काम करना ज़रूरी है। साथ ही हमें वेरियस इंडस्ट्रीज़ को लाना ज़रूरी है ताकि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। अदर देन दैट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी आइडेंटिफाई की गई हैं कि एक जेंडर डिस्पैरिटी है मार्केट में, चाहे अगर आप रूरल और अर्बन क्षेत्र में बात करेंगे तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करें तो फीमेल का कंपेयर टू मेल्स 1983 से लेकर 2020-21 में डिक्लाइन आपको देखने मिला है। ओवरऑल फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें जो कि 15 से 59 साल की महिलाएं एवं बच्चियां जिसमें शामिल होती हैं, वो यहाँ पर कम देखने के लिए मिला है कंपैरेटिव टू मैन। एजुकेशन बेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एक अलार्मिंग ट्रेंड हमारे सामने है, जहाँ पर कोरिलेशन क्रिएट किया जा रहा है एजुकेशन लेवल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हमारा एजुकेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की फॉर लिटरेट एंड लेस एजुकेटेड इंडिविजुअल जो कि बिलो प्राइमरी पे आपको देखने मिलेंगे, वॉज 0.57% एंड 1.13% रिस्पेक्टिवली। सो दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू डेटा, और इसी के लिए आप साथ में पढ़ेंगे NSSO विच इज़ द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। एक की ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत काम करता है। 1950 में से इस्टेब्लिश किया गया था और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि डेटा को कलेक्ट करना थ्रू सैंपल सर्वेज ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिक लाइफ इन द कंट्री। ये यहाँ पर सर्वे कंडक्ट करता है अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक सब्जेक्ट पर, एनुअल सर्वे करता है इंडस्ट्रीज पर, रूरल और अर्बन प्राइजेस पर, और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप स्टैटिस्टिक्स थ्रू द सुपरविजन of area enumeration and the crop estimation survey of the state agency। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, एंड वील बी टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी स्कूल टीचिंग अ न्यू स्लेट।
चलिए यहाँ पर समझते हैं कि आखिर क्या बात की जा रही है। अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अफर्म किया था राजस्थान हाई कोर्ट के एक डिसीजन को, और डिक्लेयर किया था दैट द बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री इज अनसुइटेबल फॉर द प्राइमरी स्कूल टीचिंग। कोर्ट ने एम्फोसाइज किया कि इम्पोर्टेंस जो है स्पेशलाइज्ड एजुकेशंस का, such as diploma in education which is the DED, diploma in elementary education which is the DLED, या bachelor of elementary education BLED for teachers at this level. This decision overturned a previous notification by the National Council for Teacher Education that had permitted the acceptance of B.Ed degree for primary education. So this is quite concerning when it comes to this particular area. समझिए, टीचिंग यंग स्टूडेंट जिनको प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना है, इन पे एक यूनिक स्किल चाहिए होती है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो फाउंडेशन, लिटरेली और न्यूमरेसी की एक कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। वहीं अगर हम बात करें जो बीएड, डीएड, डीएलएड जैसे प्रोग्राम है, ये यहाँ पर एक फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज पर काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क पर यहाँ पर काम करते हैं, इनके लिए अलग एक रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है। वहीं अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस आ जाता है। जो डिसीजन है बीएड डिग्री को लेकर, वो यहाँ पर मिडिल और हाई स्कूल तक तो ठीक है, बट ये एजुकेट नहीं है जब बात की जाती है प्राइमरी एजुकेशन की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिमांड है वो थोड़ी सी डिफरेंट हमें देखने के लिए मिलती है। चूँकि हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के संदर्भ में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये ना केवल नेसेसिटेट कर रहा है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, साथ ही इंपॉर्टेंस भी क्रिएट कर रहा है कि एक अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन होना चाहिए फॉर टीचिंग एट डिफरेंट लेवल। इम्पॉर्टेंस अगर हम यहाँ पर बात करें तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग डिफरेंसेस हमें देखने मिलते हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल लेवल पर अगर हम बात करें, इन प्राइवेट अनएडेड सेक्टर, यहाँ पर एक इम्बैलेंस है। 22% जो होल्डिंग है रिकमेंडेड डीलेड और इक्वलेंट 43% पोजेसिंग बीएड डिग्री एंड 17% लैकिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। वहीं एलिट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की बात करें अंडर द गवर्नमेंट सोसाइटीज, ओनली 24% हैव डीलेड वाइल 56% होल्ड्स बीएड डिग्री, जिसकी वजह से आप देखिए कि अगेन हमें एक डिफरेंस क्रिएट होता हुआ दिखता है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो अलाइनमेंट है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं कि चैलेंज क्या है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद एक बहुत डायरेक्शन हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है कि हम हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स को लेकर आए। TETs विच इज़ दी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको यहाँ पर देखें कि क्या क्वालिटी है, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन किस तरीके से काम कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशंस की अगर हम बात करें, जिन्हें हम डाइट्स की बात करते हैं, एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर सेक्टोरल वाइज यहाँ पर तैयारी करवाई जाए। वहीं अगर हम यहाँ पर देखें तो डिस्पाइट हायर सक्सेस रेट इन गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन, कंसर्न कहीं ना कहीं अभी 14% क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स पर है, जो कि केवल 60% या उससे लेकर आते हैं। Low mean score in mathematics indicate the need for increased focus on the candidate's quality and pedagogical context knowledge. So TET might benefit from section-wise qualification cut-off marks, ताकि इंश्योर किया जा सके कि स्पेसिफिक एरिया में किसी की भी कितना ज़्यादा परसेंटेज आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए, इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमें बात करनी होगी एक स्कीम की, विच इज़ द पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग। इस पर्टिकुलर स्कीम की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे हमारे बजट में भी अनाउंस किया गया है और जिसके अंतर्गत एक इनोवेशन लाने की भी तैयारी की जा रही है। समझिए किस तरीके से चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पर्टिकुलर स्कीम के बारे में बात करें तो ये इनोवेशन लाने की बात करी है पेडागॉजी के क्षेत्र में, जहाँ पर अल्टीमेट गोल होगा कि लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाना है। विद द एजुकेशन सेक्टर एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ अक्रॉस ऑल लेवल। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि जो डिमांड है फॉर टीचर्स बाय फोकसिंग ऑन द इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, उसको बढ़ाना। इन प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है जो भी हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं, चाहे आप प्री सर्विसेज की बात करें, इन सर्विसेज की बात करें, उन सभी को यहाँ पर बढ़ाना। ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम समझें तो इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं हायर एजुकेशन को लेकर। प्राइमरली जो इसका टारगेट है वो है अपॉइंटेड असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में हैं। यहाँ पर एक ओरिएंटेशन, एक इंडक्शन ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा इनको मजबूती प्रोवाइड करना। ठीक है, साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है कि
कोर ऑब्जेक्टिव जो है वो है आईसीटी बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, विच मीन्स हमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा ताकि जो लर्निंग आउटकम है उन्हें बहुत ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे एंड वील बी टॉकिंग अबाउट द आईपीसीसी's असेसमेंट रिपोर्ट। क्या है, सारी चीज़ें समझते हैं। 1988 में इस्टाब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हम आईपीसीसी के नाम से जानते हैं। एक की कंट्रीब्यूटर है जो कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, लड़ने के लिए एक पीरियोडिक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंतर्गत हमें 6 असेसमेंट रिपोर्ट्स देखने मिलती हैं, जिसमें 3 स्पेशल होती हैं, एक मेथडोलॉजी रिपोर्ट होती है, आईपीसीसी के गाइडेड एस्टिमेशन गाइडलाइंस होते हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन कैसा होना चाहिए, इसके रिमूवल के लिए क्या किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलती हैं। और इसी के साथ ही 6th असेसमेंट साइकिल मतलब AR6 रिपोर्ट यहाँ पर आ चुकी है। 2021-22 की अगर हम बात करें तो आईपीसीसी ने रिलीज़ कर दी है 3 रिपोर्ट और एक सिंथेटिक रिपोर्ट जो कि पार्ट है इसके 6th असेसमेंट साइकिल का, विच इज़ दी AR6 असेसमेंट साइकिल 6। ये रिपोर्ट यहाँ पर फिजिकल साइंस, कॉन्सिक्वेंसेज, अडेप्टेशन, वल्नरेबिलिटी और क्लाइमेट मिटिगेशन जैसी चीज़ें क्या हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करती है। अगर हम इस रिपोर्ट की फाइंडिंग के हिसाब से बात करें तो इन्होंने मुख्य अपना जो एम्फेसाइज किया है वो बोला है कि जो हमारा विश्व है ये धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ इन्फ्लुएंस हो रही है। अगर हम इसकी बात करें तो वर्ल्ड का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस है, जो कि धीरे धीरे जो पेरिस एग्रीमेंट में जैसे तय किया गया था उससे बढ़ता जा रहा है। विच मीन्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी भी क्रिएट हो रही है कि जो हमारी अडेप्टेशन लिमिट है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो वो इसे लगातार तोड़ती जा रही हैं। इन्होंने साथ ही एक और बात इस रिपोर्ट में बताई है कि क्या ऑप्शंस के हो सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पर हो सकती हैं कि हम वार्मिंग एमिशन के थ्रू कम कर सकते हैं। दैट मीन्स मिटिगेशन करिए, बिल्डिंग्स रेजिलियंस क्रिएट करिए, नेचुरल या ह्यूमन मेड सिस्टम्स यहाँ पर बनाइए, कम्युनिटी डिपेंडेंस क्रिएट करिए ताकि हम क्लाइमेट सेंसिटिव जो सिस्टम है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काम करें। विच मीन्स इस रिपोर्ट में अडेप्टेशन से लेकर मिटिगेशन तक की चीज़ों के बारे में उल्लेख किया गया है। AR6 को फॉलो किया गया है AR7 रिपोर्ट के द्वारा, विच इज़ द 7th असेसमेंट साइकिल। ये प्रोसेस इन्वॉल्व कर रही है नॉमिनेशन एंड इलेक्शन ऑफ आईपीसीसी ब्यूरो, ताकि जो रिप्रेजेंटेशन है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ का उनको इंश्योर किया जा सके। जेंडर बैलेंस्ड ये रिप्रेजेंटेशन होगा, विच मीन्स इस ब्यूरो में सबसे इंपॉर्टेंट समझिए 40% महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है। दैट मीन्स हम इसको कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि AR7 साइकिल मार्क कर रही है एक कंटिन्यूएशन ऑफ आईपीसीसी वाइटल रोल इन क्लाइमेट असेसमेंट एंड ग्लोबल एफर्ट्स टुवर्ड द क्लाइमेट एक्शन। चलिए समझते हैं आईपीसीसी के बारे में कि आईपीसीसी यहाँ पर क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या हमें देखने के लिए मिलती है। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, जिसे 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था ताकि साइंटिफिक नॉलेज जो क्लाइमेट चेंज के बारे में है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, उसके बारे में जानकारी एकत्र किया जा सके और उससे निपटने के लिए काम किया जा सके। आईपीसीसी की बात करते हैं अगर हम, तो इसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1988 में बनाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो काम है उसके जो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जो काम है उसके लिए काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य है क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकते हैं और प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, सारी चीज़ों को असेस करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, ट्रांसपेरेंट रहते हुए सारी इन्फॉर्मेशन को साइंटिफिक थ्रू समझना और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सारे प्रयोग पहुंचाना इनका मुख्य उद्देश्य है। आईपीसीसी की बात करें तो एक पैनल है जो कि इसका सेशन यहाँ पर होता है, ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर है, प्रोसीजर है, प्रोग्राम है, इसका बजट आता है। इसके अंतर्गत 3 वर्किंग ग्रुप हमें देखने मिलते हैं जो कि फिजिकल साइंटिफिक बेसिस पर काम करते हैं। वल्नरेबिलिटी क्या है सोशियो इकोनॉमिक सेक्शन में, उस पर काम करते हैं। नेचुरल सिस्टम के आधार पर बात करते हैं और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ों पर चर्चा यहाँ देखने के लिए मिलती है। आईपीसीसी की बात करें तो ये अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पर रिलीज़ करता है जिनके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि क्या
पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्या प्रोस्पेक्टिव होने चाहिए, क्या चीज़ें हैं जिनमें ध्यान में रखते हुए कंट्रीज़ को अपनी रिपोर्ट्स बनानी चाहिए। आईपीसीसी के मेथडोलॉजीज़ के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें, सो इट बेसिकली ये कंट्रीब्यूट करता है कि जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उसको कैसे ख़त्म करना है और किस तरीके से हम कार्बन सिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में 195 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं और सेक्रेटरीट जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हमें देखने के लिए मिलता है। आईपीसीसी की रिसेंट रिपोर्ट विच इज़ दी AR6, इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो जैसे 2023 में रिलीज़ किया गया था, ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेटा हमारे सामने प्रोवाइड करती है, विच मीन्स दे आर सजेस्टिंग कि हम धीरे धीरे देखिए जो हमारी लिमिट है विच इज़ दी 1.5 डिग्री सेल्सियस जिसे हमने पेरिस क्लाइमेट के तहत डिसाइड किया था, ये बढ़ती जा रही है और हमें इससे निपटने के लिए बहुत ज़रूरी टारगेट सेट करने होंगे। इनका यहाँ तक भी बोलना है कि बहुत सारे केसेस में हमने जो लिमिट है उसको ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। सो क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे बदलता जा रहा है वैसे वैसे हमारी हीट जो वार्मिंग है अर्थ की वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हीट वेव, लॉन्गर वार्मर सीजन, शॉर्टर कोल्डर सीजन हमें देखने मिलते हैं। स्पेशली 2 डिग्री सेल्सियस का वार्मिंग एक हमें पीरियड देखने के लिए मिलता है। साथ ही सिटीज़ और अर्बन एरिया में अगर हम बात करें तो रूरल एरिया के मुकाबले में यहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, विच मीन ज़्यादा गर्मी आपको शहरी क्षेत्रों में देखने मिलेगी ड्यू टू द थिंग्स विच वी यूज़ टू बिल्ड द सिटीज़। हम धीरे धीरे ग्रीनरीज को कम करते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज को साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये बात कर रहे हैं जो हमारा सी लेवल है, इट इज़ ऑल्सो राइजिंग कंटिन्यूसली। साथ ही इस रिपोर्ट में एक और चीज़ समझ में आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी वाटर साइकिल इंटेंसिफाई हो गई है, ज़्यादा इंटेंस रेनफॉल हो रहा है जिसकी वजह से फ्लडिंग कंडीशन है। इनफैक्ट यहाँ तक ही प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही, ड्रॉट की कंडीशन हमें देखने के लिए मिलेगी। सो अगर हम पिछले 21वीं शताब्दी की बात करें, जो सी टेम्परेचर है ये कंटिन्यूसली राइज हो रहा है, विच मीन्स अगर ये इसी तरीके से राइज होता चला तो प्रीवियसली अगर हम बात करें तो एंड ऑफ दिस सेंचुरी मतलब आप देखेंगे तो एक्सट्रीम सी लेवल के इवेंट्स हमें देखने मिलेंगे। मरीन हीट वेव की वजह से आप देखेंगे जितना हमारा जो मरीन इंफ्रा है, जो हमारे मछलियां हैं, फिशेस हैं, कोरल्स हैं, ये भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। वहीं ओशन में अगर हम बात करें तो डीऑक्सीजनेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर हैम्पर होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट बता रही है कि किस तरीके से हमने जो क्लाइमेट हैं, जो चेंजेस हैं, ये हमारे पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। बात हो रही है कि वाई हैव फ्रेश प्रोटेस्ट इरप्टेड इन सेनेगल। चलिए, सेनेगल्स प्रेसिडेंट माकी सॉल weeks before the end of his second term postponed the presidential election which was scheduled for February 25। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं सेनेगल की। ये जो डिसीजन है यहाँ पर लगातार डिस्प्यूट हमें देखने के लिए मिल रहा है नेशनल असेंबली एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के बीच में कि कैंडिडेट का सिलेक्शन किस तरीके से होगा। यहाँ पर एक्यूजिशन लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल कोप डिएट की जैसी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। चलिए बैकग्राउंड समझते हैं कि जो करंट क्राइसिस हैं ये कहीं ना कहीं एकोज हैं, वायलेंट क्लैशेस हैं इन दी डकार। लास्ट ईयर डिस्क्राइब किया गया था जैसे वर्स्ट इन दी डिकेड की, बहुत भयानक तरीके का ये यहाँ पर अनरेस्ट था, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे बहुत सारे अपोजिशन कैंडिडेट्स को यहाँ पर प्रिजन में डाल दिया गया था। सोंको की अगर हम बात करें जो कि इनके प्रीवियस लीडिंग अपोजिशन कैंडिडेट थे जिनको जेल में भी जाना पड़ा था, ये फॉर्मर पॉपुलिस्ट टैक्स इंस्पेक्टर हैं। इन्होंने टारगेट किया करप्शन को कि कंट्री में बहुत ज़्यादा करप्शन है और इनको फिर बाद में फंसा दिया गया, इनके ऊपर चार्जेस लगे कि इनका इमोरल बिहेवियर है अगेंस्ट दी वुमेन। 2021 में प्रोटेस्ट हुए, रिजल्टेड इनटू 20 दैट एंड 100 ऑफ इंजरीज। इन जनवरी दिस ईयर कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ने बार कर दिया सोंको को कि भाई आप प्रेसिडेंशियल रेस का हिस्सा नहीं बन सकते। वहीं अगर हम बात करें प्रेसिडेंट साल, सो प्रेसिडेंट साल ने यहाँ पर ऑफिस लिया 2012 में और पॉपुलर रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी प्रोसीजर सीकिंग अ थर्ड टर्म, यहाँ पर इनको लगातार कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा कि लगातार तीसरी बार भी ये यहाँ पर आ गए हैं। सो इनकी प्रेसिडेंशियल जो टेन्योर है वो 7 to 5 ईयर हो गया ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म। साल आर्ग्यूड दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉक शुड स्टार्ट टिकिंग फ्रॉम 2019 व्हेन ही वाज री इलेक्टेड अंडर द न्यू रूल, और इसी की वजह से आप देखेंगे लगातार एक अनरेस्ट की कंडीशन बनी हुई है। अब देखिए
अगर आपको इस चीज़ को थोड़ा-सा और समझना है तो आपको सेनेगल की लोकेशन जाननी होगी और फिर आपको ये पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो ये हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ द सेनेगल। आपको समझ में आ गया है कि कहाँ पर लोकेटेड है। अब आप समझ जाइए कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। सेनेगल एक डिस्टिंग्विश हिस्टोरिकल अपने आप में रखता है। स्मूथ पावर ट्रांसफ़र यहाँ पर हुआ था, मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अपनी इंडिपेंडेंस इसको 1960 में फ्रांस से आज़ादी मिली थी और इसके बाद से अगर हम देखें, इन्होंने एक मिलिट्री कूप या वॉर यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं किया। हालांकि आप देखेंगे यहाँ पर इनके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, सेम कंडीशन यहाँ पर हुई है, बट ये अपनी डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी को बनाए हुए हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर आर्टिकल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मीन्स के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आपको डीएनआर से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे pragyaPandey@rousacademy.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.